अगर दिल्ली की बात करें, हर कोई चाहता है कि राजधानी में उसका एक अपना घर हो, या जगह तो कोई ना कोई इसकी होनी चाहिए दिल्ली में। तो दिल्ली में अगर कोई लेना चाह रहा है, निवेश करना चाह रहा है, तो उसके लिए कहाँ कहाँ कौन कौन से विकल्प है? द्वारका एक्सप्रेसवे का आप जिक्र कर चुके हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे मेनली गुड़गांव की तरफ का हो गया, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली के सिर्फ 2 किलोमीटर के एरिया में से निकलता है और वो भी आउटर दिल्ली है। जो अब अपकमिंग एरियाज आएंगे वो होंगे बेसिकली आपका जितना भी आउटर दिल्ली के अंदर जितना अभी एग्रीकल्चरल बेल्ट है, नजफगढ़ का पूरा जोन, नरेला का पूरा जोन और नंगलोई का पूरा जोन, ये सारा न्यू दिल्ली मास्टर प्लान के अंदर अर्बनाइज जोन्स बन चुके हैं और आर जोन यहाँ डिक्लेयर हो गया है। आने वाले वर्षों के अंदर यहाँ पे बहुत सप्लाई आने वाली है हाउसिंग की, और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी लोग दिल्ली के अंदर अपना खुद का आशियाना लेना चाहते हैं, चाहे वो डीडीए के साथ हो या प्राइवेट बिल्डर्स के साथ हो, उनके पास अगले 2 से 3 वर्षों के अंदर दिल्ली के अंदर ही अच्छे विकल्प आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली रेट जो है वो गुड़गांव से और फरीदाबाद से और नोएडा से ज़्यादा होंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर ऑब्वियसली रेट का तो रहेगा ही। उसको छोड़ के द्वारका के अंदर अभी आज की डेट में भी हाउसिंग सोसाइटीज में 8,000 से 10,000 रुपए पर स्क्वायर फुट का रेट है। तो अब जो कि अभी 3 या 4 वर्ष पहले तक 4,000-5,000 रुपए वर्ग फुट में भी मिल जाया करती थी चीजें, तो अब दुगने हो चुके हैं दाम वहाँ पे। तो विद इन दिल्ली तो रेट ऑब्वियसली ऊपर जा चुका है। और बट आपको अगर बजट आपका इन सब चीज़ों से कम है तो या तो डीडीए का कि जो अभी ड्रॉ निकला था उसके अंदर कोई लोग रीसेल करना चाहते हैं और छोटा सा कैपिटल गेन कमा के निकलना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। वो आप प्रॉपर्टी डीलर्स के थ्रू ही कर पाएंगे या न्यूज़पेपर में जो ऐड आते हैं उसके थ्रू कर पाएंगे। अदरवाइज आप 1 या 2 वर्षों के लिए रुकिए, जो न्यू मास्टर प्लान इम्प्लीमेंटेशन के बाद स्कीम्स लॉन्च होंगी उसके अंदर आप कर लीजिए। जी, फिलहाल हमारे साथ कुछ कॉलर्स हैं। जयपुर से मनोज है फोन लाइन पर। मनोज, सवाल पूछिए। मनोज, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, जी सवाल पूछिए। हेलो मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि सेक्टर नंबर 6 गुड़गांव के अंदर जी सेक्टर नंबर 6 गुड़गांव के अंदर मैडम 3 BHK का एक फ्लैट है जी। तो मैडम उसकी कॉस्ट जो बीच में डीलर है वो 70 to 80 लाख रुपीज बता रहा है, तो मैडम ठीक रहेगा क्या ये? जी, ये कितना बड़ा फ्लैट है, कितने गज के प्लॉट के ऊपर बना हुआ है, कितना स्क्वायर फीट का प्लॉट है, आप बताएंगे जरा? मैडम सर जी, मेरे को स्क्वायर फुट तो कम्प्लीटली ध्यान में नहीं है, क्योंकि उन्होंने, मैं अभी देखने जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है। 3 BHK बताया है सर। सेक्टर नंबर 6 बालाजी अपार्टमेंट है। प्लॉट का कितना एरिया है जी? प्लॉट कितना बड़ा है? सर फ्लैट तो वो उन्होंने बताया कि लगभग 3 BHK। सर मेरे को इतना आइडिया नहीं बताया उन्होंने फिक्स। उन्होंने कहा आप आके देख लीजिए, मेरे को अंदाजा बता दीजिए सर, लगभग इतना सा रहता है। ऐसा है, सेक्टर 6 जो है वो ओल्ड गुड़गांव में आता है और वो रेलवे रोड के पास का एरिया है सारा, और वहाँ पे तकरीबन आज की तारीख में तकरीबन 40,000 रुपये से 50,000 रुपये, 40,000 से 50,000 रुपये पर गज का रेट है। तो अगर 3 बेडरूम का वहाँ पे है तो ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा प्लॉट है। अगर तो 150 गज का प्लॉट है तो ऑब्वियसली जो एरिया होगा उसके अंदर वो कम होगा। अगर 200 या 300 गज का प्लॉट है तो फिर 70 लाख 80 लाख रुपए तो बहुत अच्छा रेट है, वहाँ पे उसमें निवेश किया जा सकता है। बट ये आप चेक कर लें, क्योंकि प्लॉट के ऊपर और साइज के ऊपर ही डिपेंड होता है रेट, तो वो जब तक पूरी तरह से नहीं पता होगा। बट मैं ये जरूर बता सकता हूँ उस एरिया में जनरली लैंड का क्या रेट चल रहा है। अगर कॉर्नर प्लॉट है या पार्क फेसिंग प्लॉट है या बहुत अच्छा लोकेशन वाला प्लॉट है तो 50,000 रुपए गज का भी रेट मिल जाता है। अगर कोई डिस्ट्रेस सेल कर रहा हो, जल्दबाजी में प्लॉट बेचने के उसमें हो, तो 40-42 रुपए में भी कई बार सौदे हो जाते हैं उस एरिया के अंदर। तो ये तो प्लॉट का रेट है, और उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा आपका साइज मिल रहा है कवर्ड एरिया का। उस हिसाब से आपका ये समझ में आएगी बात कि 70 या 80 लाख रुपए देने लायक हैं वहां पे या नहीं। जी, तो यहाँ आपको कंडीशंस यहाँ समझा दी हरिंदर जी ने। आप जाइए, डिटेल लीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि वहां पर वो इन्वेस्टमेंट जितने रेट वहां पर बताए जा रहे हैं उसके मुताबिक है या नहीं। अगले कॉलर हमारे साथ हैं शरद गुड़गांव से। शरद, सवाल पूछिए। हेलो जी शरद। हाँ नमस्कार सर। जी सवाल पूछिए। हाँ हेलो नमस्कार सर, मैं शरद बोल रहा हूँ। हाँ सर, बात ये है कि मैं भिवाड़ी में
मैं भिवाड़ी में सर इन्वेस्टमेंट के लिए करीब एवलॉन ग्रुप का फ्लैट लिया हूँ सर। शरद जी, मैं बंद कर दिया। मैं बोला मैं भिवाड़ी में इन्वेस्टमेंट के लिए सर एवलॉन ग्रुप का करीब 20-22 लाख का फ्लैट लिया है सर। तो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे और रहने के तौर पे कैसा रहेगा सर, जरा बताएंगे इसके बारे में सर? बहुत अच्छा रहेगा। एवलॉन ग्रुप ने अभी रिसेंटली भिवाड़ी में 2 या 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं और भिवाड़ी के अंदर रेट्स गुड़गांव और मानेसर की तुलना के अंदर काफ़ी कम है। बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल एस्टेट है जो अपकमिंग एरिया है, राजस्थान के अंदर पड़ता है और इसके एडजॉइनिंग एरियाज के हिसाब से भिवाड़ी के अंदर रेट इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पे जो डेवलपमेंट चार्जेस और बाकी सब चार्जेस जो होते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के चार्जेस ज़्यादा होते हैं, राजस्थान के कम होते हैं। और भिवाड़ी एक फुली डेवलप्ड इंटीग्रेटेड टाउनशिप की तरह उभर रहा है। बहुत डेवलपर्स यहाँ पे सक्रिय हैं। एवलॉन ग्रुप का रेट जहाँ तक मुझे खबर मिली थी उसकी, वो तकरीबन 1600 से 1800 रुपये वर्ग फुट का है, जो कि बहुत ही अच्छा निवेश का विकल्प है और आने वाले समय के अंदर रिटर्न अच्छा देगा। 20-22 लाख रुपए के अंदर आपको एक अपार्टमेंट एनसीआर के अंदर मिल रहा है। बहुत ही कम ऐसे एरियाज हैं, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी बताया था, भिवाड़ी एक ऐसा एरिया था। ठीक रहेगी इन्वेस्टमेंट, आप कर दीजिए। चलिए, तो बहरहाल अगले कॉलर है भिवानी से संजय, फोन लाइन पर। संजय, सवाल पूछिए। संजय, बावल से बोल रहा हूँ मैं। संजय, सवाल पूछिए। हाँ जी, सवाल ये था कि जो बावल में क्या रेट चल रहा है जमीन का? जी, बावल के अंदर अभी तक बावल हाँ जी, बावल जो है आपका राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर पड़ता है। उसी बावल की बात कर रहे हैं आप, हरियाणा वाला? तो ये जी सर, तो ये यहाँ पे अभी तक कोई भी रेप्यूटेड डेवलपर नहीं आया, लेकिन 1 या 2 प्राइवेट डेवलपर्स ने यहाँ पे ऑलरेडी लैंड ले ली है और बहुत ही जल्द अगले कुछ ही महीनों के अंदर यहाँ पे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज डेवलप की जाएंगी। जो औसतम रेट यहाँ पे आएगा तकरीबन 2000 रुपए स्क्वायर फुट नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस वाला, और बहुत ही लग्जरी स्पेसिफिकेशंस होंगी तो तकरीबन 2300 से लेके 2400 रुपए पर स्क्वायर फुट का यहाँ पे रेट रहेगा। अगर आप हाईवे के साथ लगती हुई जमीन की बात करें तो वो तकरीबन आपको 2 करोड़ 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए पर एकड़ की यहाँ पे है। और क्योंकि इंडस्ट्रियल काफी डेवलपमेंट यहाँ पे हो चुका है, हरियाणा की तरफ बावल आ जाता है और राजस्थान की तरफ निमराना आता है, तो यहाँ पे दोनों ही एरियाज के अंदर जापानीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स डेवलप की गई हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस है इन दोनों जगहों का। इसी वजह से यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग की अब रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं और आने वाले 2011 के अंदर ही आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग लॉन्च होंगी, इश्तिहार निकाले जाएंगे उसके अंदर और बुकिंग्स की जाएंगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए संजय जी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में निवेश को लेकर। हरिंदर जी, अगर हम आगे बढ़ते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करें, जिस तरह से वहां पर लैंड एक्विजिशन का मामला उठा है ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में, तो वहां पर हर निवेशक के मन में ये डर है कि आगे पता नहीं क्या होगा जिसने वहां पर निवेश किया हुआ है। तो आगे कितना इन पूरे मुद्दे का कितना फर्क पड़ सकता है वहां के रेट्स पर और भविष्य क्या है? बहुत ही वेल प्लान्ड सिटीज डेवलप की गई थी नोएडा और ग्रेटर नोएडा, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से सरकार का रवैया रहा और जिस तरह से लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी यहाँ पे डेवलप की गई, इस वजह से आज की डेट में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत यहाँ पे डगमगा चुका है। और इसका मैं एक उदाहरण दूंगा, अगर कंपैरिजन किया जाए हरियाणा की लैंड एक्विजिशन पॉलिसी के साथ, तो वहाँ पे प्राइवेट डेवलपर डायरेक्टली किसान के साथ डील करता है, उसके साथ एग्रीमेंट होता है, रजिस्ट्री होती है। जब एक बार ये सारी चीजें हो जाएं तो उसके बाद किसी भी पार्टी के पास हक नहीं बचता कि आप वापस उसकी तरफ कोई ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट करें। बट यहाँ पे क्योंकि सरकार इन्वॉल्व है, सरकार ने कई शायद नियमों का शायद उल्लंघन भी किया इसके अंदर, कि कुछ जो क्लेम किए जा रहे हैं कि कुछ लैंड एक्वायर की गई थी डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेसवे या इंडस्ट्री के लिए और उसको प्राइवेट डेवलपर्स को बेच दिया गया। ये तो खैर कोर्ट्स और बाकी बॉडीज ही तय करेंगी कि वो कितनी सच है और कितनी झूठ। लेकिन खैर इस वक्त ये है कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर क्राइसिस आ चुका है और उससे निपटने का जो हरियाणा मॉडल है उसको अपनाने के बाद ही ये सब चीज़ों से का निवारण हो सकता है। क्योंकि उस केस के अंदर जो किसान होता है या लैंड ओनर होता है वो डायरेक्टली प्राइवेट डेवलपर के साथ डील करता है, उसमें सरकार कहीं नहीं इन्वॉल्व होती। एक बार लैंड प्राइवेट डेवलपर ले लेता है, रजिस्ट्री कर लेता है, उसके बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है और लाइसेंस आते ही वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। ये सारी चीजें क्लियर हैं, हरियाणा में कोई दिक्कतें नहीं है इस तरीके से।
तो नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को इसके बारे में विचार करना चाहिए। यूपी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर इस लेवल की धांधलेबाजी और इस किस्म की इमेज जो है वो पूरी हिट हो गई पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा की, डिस्पाइट इसके कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो गुड़गांव से कहीं ज्यादा अच्छा है। अच्छी सड़कें हैं, सीवेज डिस्पोजल सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट्स, रोड्स, पब्लिक पार्क्स प्रॉपर तरीके से पहले डेवलप किए जाते हैं और उसके बाद लाइसेंसेस दिए जाते हैं, जो कि गुड़गांव में ऐसा नहीं होता। बावजूद इसके आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्यों पिछड़ रहा है गुड़गांव से? सिर्फ इस वजह से कि लैंड एक्विजिशन पॉलिसी के अंदर कमियां हैं। उसको अगर दूर कर दी जाए तो ये एरिया वापस ठीक हो सकते हैं। जी शशि, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो एनसीआर का एरिया अच्छा है, लेकिन जो रेडी टू मूव इन है उनके लिए एनसीआर में कौन कौन से एरियाज होंगे? रेडी टू मूव इन के लिए गुड़गांव में कई ऐसे एरियाज हैं। गोल्फ कोर्स रोड है, गुड़गांव के हुडा के जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पे है, और दिल्ली के अंदर भी जितनी आपकी हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, रोहिणी के अंदर पीतमपुरा में आईपी एक्सटेंशन है, फिर आपका द्वारका है, ये सारे रेडी टू मूव इन है। अब डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। नोएडा के अंदर भरमार है हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस की, बजट के ऊपर डिपेंड करता है। दिल्ली के अंदर जाएंगे रेट ज़्यादा होंगे, साउथ दिल्ली में जाएंगे बहुत ही ज़्यादा होंगे। अगर आउटर दिल्ली, द्वारका, रोहिणी, इन एरियाज में जाएंगे आईपी एक्सटेंशन, इनके अंदर आपको फिर भी 8,000 से लेकर 10,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के अंदर अभी भी चीज़ मिल सकती है। गुड़गांव की तरफ चले जाते हैं तो आज की डेट में रेडी टू मूव इन आपको सोना रोड पे 4,500-5,000 रुपये स्क्वायर फुट में भी मिल जाती है चीज़। नोएडा के अंदर भी आपको रेडी टू मूव इन 3,500-4,000 में, इंदिरापुरम में 3,500 रुपये में, ये सब चीज़ें हैं। ग्रेटर नोएडा चले जाते हैं तो 2,500 रुपये में भी आपको रेडी टू मूव इन मिल जाता है। तो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका कार्यस्थल कहाँ पे है, ऑफिस कहाँ पे है, आपकी एक्टिविटीज किस तरफ है, सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जी, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि अब निवेश विश्वास किस पे करें, अथॉरिटी पे करें या प्राइवेट बिल्डर्स पर? प्राइवेट बिल्डर्स तो फिर भी अपना एक बिजनेस चला रहे हैं। उनको अल्टीमेटली अगर ये देखा जाए कि सरकार ही प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाई और इस लेवल पे धोखाधड़ी वहां पे चल रही है कि अगर प्राइवेट डेवलपर ने किसानों से 50 लाख, अगर प्राइवेट डेवलपर ने टेंडर के अंदर नोएडा में या ग्रेटर नोएडा में फर्ज करिए कि गवर्नमेंट से या अथॉरिटी से 50 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से लिया और बाद में किसान वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन करने बैठ जाते हैं कि मार्केट का रेट बढ़ गया है और हमें 3 करोड़ के हिसाब से कॉम्पनसेशन की जाए, तो इस किस्म के अब हालात पैदा हो गए हैं इस एरिया के अंदर। तो बहुत ही अनसर्टेनिटी है। एक्विजिशन पॉलिसी ठीक करनी पड़ेगी और जब तक ठीक नहीं होती इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस लाना बहुत मुश्किल है। जी, तो यहाँ पर जो दूर दराज के खासतौर पर यहाँ नोएडा में जहाँ कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, मेट्रो की सेक्टर 132 इतनी दूर दूर तक भी फैल चुका है, तो यहाँ पर किस तरह का निवेश अगर कोई करना चाहे तो कैसा विकल्प है उसके लिए? बहुत अच्छा विकल्प है। एक्सप्रेस वेज, एक तो आपका जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है उस पर तो अथॉरिटी ने इंटीरियर सेक्टर रोड्स भी डेवलप करनी शुरू कर दी है और वहाँ पे निवेश किया जा सकता है। वहाँ पे कोई लैंड एक्विजिशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक एरिया क्लियर कट और क्लीन है जहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी रिजॉल्व हैं। जिन लोगों की ज़मीनें ली गई थी उनको अल्टरनेट प्लॉट्स भी दे दिए गए हैं। वहाँ पे निवेश किया जा सकता है। उसको छोड़ के फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे है, FNG एक्सप्रेसवे। FNG एक्सप्रेसवे के आसपास भी जितने सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं नोएडा के अंदर, जो आप सेक्टर्स की बात कर रहे हैं 132, 108, 119 वगैरह, वो सारे FNG के आसपास पड़ते हैं। वहाँ पे भी निवेश किया जा सकता है। वो एक अपकमिंग एक्सप्रेसवे है और अथॉरिटी इनफैक्ट इसके ऊपर काफ़ी सक्रिय काम किया जा रहा है। उसके अंदर जितना भी लैंड रिक्वायर्ड था उस एक्सप्रेसवे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो ऑलरेडी एक्वायर हो गया है। कुछ हद तक एक्सप्रेसवे का काम शुरू भी हो गया है और फ्यूचरिस्टिक है, बट यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। जी, तो यहाँ पर फिलहाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेटर रहेगा ना? अभी तो शॉर्ट टर्म FNG एक्सप्रेसवे के आसपास आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अगर ये लैंड डिस्प्यूट रिजॉल्व कर देते हैं, जो कि इनको करना चाहिए, तो नोएडा एक्सटेंशन भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन के अंदर भी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया था। अपनी लैंड एक्विजिशन ठीक कर ले, निवेश वापस हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। जी, वक्त हमारे पास कम बचा है हरिंदर जी, जाते जाते जो लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं खासतौर पर दिल्ली NCR में, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? एरिया डिसाइड कर लें। कई एरियाज के अंदर रेट बहुत बढ़ चुके हैं। जब बढ़े हुए रेट्स के ऊपर आप निवेश करते हैं तो उसमें प्रॉफिट मिलना या एप्रिसिएशन मिलना कम रहता है। बट जो एरियाज अपकमिंग है,
जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे है जहाँ पे अभी भी रेट रीजनेबल है और दिल्ली बॉर्डर पे है, या फरीदाबाद का नहर पार एरिया है, वहाँ पे आप निवेश ज़रूर करें क्योंकि यहाँ पे प्राइस अप्रिसिएशन अच्छी होगी। और अगर ये नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अपना लैंड एक्विजिशन का ठीक कर लेती है प्रोसेस, तो ये भी एरियाज बहुत अच्छे हैं, नोएडा एक्सटेंशन और यमुना एक्सप्रेसवे, यहाँ पे रेट्स अभी भी रीजनेबल हैं, यहाँ पे भी निवेश किया जा सकता है एक बार पॉलिसी ठीक हो जाए। जी, जाते जाते एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, दिल्ली से विनोद है फोन लाइन पर। विनोद, पूछिए सवाल। हाँ जी मैडम नमस्कार, मैं विनोद बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, मेरा मकान है 80 गज का करीब दिल्ली के अंदर, ये पीरागढ़ी के पास में निहाल विहार सांगलोई। हेलो, आगे बताइए। हाँ जी, तो उसमें कुछ प्रॉफिट हो सकता है ये महीने 2 महीने के अंदर? जी, महीने 2 महीने का आप कभी भी होराइजन मत रखिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे थोड़ा बहुत नोएडा की प्रॉब्लम की वजह से दिल्ली में रेट बढ़ गए हैं, बट महीने या 2 महीने का टाइम फ्रेम नहीं रखना चाहिए। आप आराम से 1 या 2 साल का टाइम फ्रेम रखें, वहाँ पे रेट बढ़े। हाँ, अगर आपको इमीडिएटली किसी और मकसद के लिए रुपयों की ज़रूरत है तो फिर तो बेचना ही पड़ेगा। उसमें महीने या 2 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइस अप्रिसिएशन इस टाइम पे नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी जून का जो महीना होता है वो रियल एस्टेट के लिए थोड़ा सा मंदी का दौर रहता है, क्योंकि लोग बाहर चले गए होते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि ग्राहक बाहर जाके प्रॉपर्टी तलाशना थोड़ा कम करते हैं। जुलाई के अंदर रेट अच्छे हो जाएंगे थोड़े और। कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं, रियल एस्टेट की मार्केट थोड़ी अलग होती है बाकी इंडस्ट्री से। बहुत जल्दबाजी ना हो तो ये प्लॉट रख के होल्ड करो, क्योंकि दिल्ली के पीड़ागढ़ी जैसे एरिया के अंदर अगर आपके पास 80 गज का प्लॉट है, आने वाले वर्षों में उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर कैश की ज़रूरत ना हो तो उसको होल्ड करके रखो। जी, चलिए हरिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया।